पिछले एपिसोड में मैंने आपको 1960 से 1965 तक के कामदेव वर्सेस कम्युनिस्ट के गैंगवार के बारे में बताया। अब आगे दोस्तों, 1965 में देश में पुनः लोकतंत्र का चुनाव होता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बजाय व्यक्ति का परिवर्तन होता है। और इसके साथ ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन जाती हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी जी का पहला मिशन था बिहार में अपनी पार्टी की सरकार बनाना। शपथ ग्रहण समारोह के कुछ दिन बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक दिन मंच से ऐलान कर देती हैं कि बिहार में वह स्वयं चुनाव प्रचार किए जाएंगी। इसके बाद बिहार के सभी पार्टी समर्थक लोग और नेता उनके स्वागत के लिए तैयारियों में जुट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी कामदेव सिंह के बारे में इसलिए भी जान चुकी थी क्योंकि उसने पार्टी के लिए बूथ कैप्चरिंग जैसा एक ऐसा काम किया था जिससे सरकार बनाने में काफ़ी मदद मिलती थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस कामदेव सिंह से मिलना भी चाहती थी जिसने बिहार में उनके वर्चस्व को कायम कर रखा था। और इधर कामदेव सिंह को भी सभी नेताओं ने आदेश दिया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के स्वागत में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जिस दिन प्रधानमंत्री जी को बिहार आना था। कामदेव सिंह के पास धन की कोई कमी नहीं थी और इसलिए उसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के स्वागत के लिए 1970 की रानी कही जाने वाली एम्बेसडर कार, और वह भी एक दो नहीं, पूरी 100 गाड़ियां एक साथ खरीदी थी। इसके अलावा कामदेव सिंह ने उन गाड़ियों के नंबर भी एक क्रम में 1 से लेकर 100 तक अलॉट करा लिए थे। कामदेव सिंह ने बिहार में आई हुई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भव्य स्वागत किया। उनके काफिले में उन सभी 100 गाड़ियों को शामिल किया गया और इंदिरा गांधी जी बेगूसराय सहित बिहार के कई क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए गईं। उसके बाद पुनः दिल्ली प्रस्थान कर गईं। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि इंदिरा गांधी जी से मिलने के बाद कामदेव सिंह के स्वर्णिम युग का आरंभ हुआ, और यह होना भी था क्योंकि जिसके सिर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी का हाथ हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। कामदेव सिंह तस्कर सम्राट तो पहले ही बन चुका था, पैसा भी उसके पास था, दूसरे सत्ता का संरक्षण और प्रधानमंत्री तक पहुंच होना, इन सभी चीज़ों ने कामदेव सिंह को बिहार का राजा बना दिया था। इसके बाद न तो कोई कम्युनिस्ट नेता कामदेव सिंह के खिलाफ खड़ा होता था, न ही अन्य अधिकारी या कर्मचारी उनकी खिलाफत करते थे। कामदेव सिंह ने अपना एक नेटवर्क तैयार किया जिसमें तस्करी मुख्य थी। इसके अलावा वह अपने सभी लोगों को महीने की 1 तारीख को तनख्वाह देता था, जिसमें उसके गैंग के लोग के अतिरिक्त बहुत सारे सरकारी कर्मचारी और नेता शामिल होते थे। भले ही अन्य सभी तरीके से पैसा रुक जाए, लेकिन कामदेव सिंह का पैसे से भरा हुआ लिफाफा 1 तारीख को उनके हर साथी के पास पहुंच जाया करता था। इसके बाद ही कामदेव सिंह ने प्रतिवर्ष 100 गरीब लड़कियों की शादी अपने खर्चे से कराने का परोपकार शुरू किया था। और अब उसका ठिकाना किसी जंगल में नहीं बल्कि बेगूसराय से लेकर कोलकाता और नेपाल के कुछ शहरों में होने लगा था। कामदेव सिंह का गिरोह इतना संगठित हो चुका था और इतना बड़ा हो चुका था कि अगर कोई अधिकारी या नेता कामदेव सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लेने की कोशिश करता तो उसे या तो पैसे से शांत कराया जाता था या फिर किसी दूसरे तरीके से, लेकिन किसी भी तरीके की कानूनी कार्यवाही या विरोधी को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता था। 1965 और 66 के बाद कामदेव सिंह के स्वर्णिम युग का आरंभ हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो कामदेव सिंह के राजतंत्र का सबसे प्रभावशाली समय इसी समय शुरू हुआ था। कामदेव सिंह का जब किसी सरकारी दफ्तर में आना जाना होता तो सरकारी बाबू कामदेव सिंह के पहले बैठने का इंतजार करते थे। कामदेव सिंह को अब किसी डकैती की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसके प्रभाव के कारण ही हर अमीर आदमी रंगदारी का पैसा अपने आप उस तक पहुंचा देता था। इसके अलावा अगर कोई ऐसा होता जो पैसा देने में देर करता तो कामदेव की तरफ से उसे एक चिट्ठी भेजी जाती थी जिसमें एक लाइन जरूर लिखी होती थी
कि समय से पैसा पहुंचा दो, यह पहला और आखिरी आदेश है। और उस समय के लोग कहते हैं कि बस इतना ही पर्याप्त होता था। वह अमीर व्यक्ति पैसों के साथ कामदेव सिंह के चरणों में नतमस्तक हो जाता था। कामदेव सिंह को इसके अलावा मुंबई की चकाचौंध बहुत आकर्षित करती थी। उस समय के लोग कहते हैं कि कामदेव सिंह का रुतबा इतना बड़ा था कि उसकी पहुंच बॉलीवुड के उस समय के लगभग सभी फिल्मी सितारों से थी और वे सभी कामदेव सिंह से भली भांति परिचित होते थे। बाहुबली और तस्करी होने के साथ साथ कामदेव सिंह ने जनता के समर्थन को प्राप्त करने के लिए लगभग सभी तरह के परोपकारी कार्य करने शुरू किए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रतिवर्ष 100 लड़कियों की शादी और सभी को महीने की 1 तारीख को तनख्वाह देना, और कोई भी गरीब आदमी किसी भी तरह के मदद के लिए उनके दरवाजे आता तो वह खाली हाथ नहीं जाता था। उसके बाद उस पर कामदेव सिंह की ऐसी छत्रछाया हो जाती थी कि वह वापस कामदेव सिंह की जय जयकार करते हुए ही लौटता था। पूरे बिहार में अगर कोई नेता चुनाव लड़ता तो वह सबसे पहले कामदेव सिंह के आगे नतमस्तक होता था, उनसे आज्ञा मांगता था। कामदेव सिंह का आशीर्वाद मिलने के बाद चाहे कुछ भी हो जाता, जीत उसी की होती थी। कामदेव सिंह जिसको चाहता उसे सत्ता के सिंहासन पर बैठा देता था। वह स्वयं कभी राजनीति में नहीं उतरा था, लेकिन बिहार की राजनीति उसके ही इशारों पर चली थी। एक बार की बात है कि एक पत्रकार कामदेव सिंह का इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास रेलगाड़ी से बेगूसराय गया था। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद उसने कामदेव सिंह से आज्ञा मांगी कि अब मुझे चलने दें, वरना वह ट्रेन छूट जाएगी। तो कामदेव सिंह ने उससे कहा कि चिंता मत करो, जब तक मैं नहीं चाहूँगा यह रेलगाड़ी यहाँ से टस से मस भी नहीं होगी। वापस आने के 1 या 2 दिन बाद उस पत्रकार ने ही कामदेव सिंह के बारे में उस समय लिखा था कि कामदेव सिंह का प्रभाव ऐसा है कि अगर वह चूहे को भी चाह जाए तो उसे विधायक बना सकता है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन कामदेव सिंह के बढ़ते वर्चस्व को देखकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, पड़ोसी राज्यों के नेता और बहुत सारे ऐसे लोग जो कामदेव सिंह से अंदर ही अंदर परेशान थे, उसकी तस्करी और रंगदारी से परेशान थे, सभी ने मिलकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। इसके फलस्वरूप उस समय के सबसे तेज तर्रार साहसी वर्दीधारी, जिनका नाम IPS रामचंद्र खां था, उन्हें कामदेव सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया और कामदेव सिंह पर उस समय 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। लेकिन कामदेव सिंह का वर्चस्व इतना कमजोर नहीं था जितनी आसानी से खत्म हो जाता। आखिर कैसे असफल हुए IPS रामचंद्र, जानिए कामदेव सिंह सीरीज के अगले एपिसोड।